हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों के आपके अपना यूट्यूब चैनल मैथ विद पिंकेश पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के कहने पर ही क्लास 10th का जो साइंस का जो चैप्टर है वो शुरू करने जा रहा हूँ। एक पीडीएफ के फॉर्मेट में है। यदि मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं। यदि मैं आपकी इच्छा हो तो मैं एक ही वीडियो में पूरा एक चैप्टर क्लास 10th का करा सकता हूँ। यदि आपको चाहिए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही साथ यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर ये मैं आपको बता देता हूँ। पूरा एक कंप्लीट कोर्स है। कहीं यदि आप इसको सही से आप नोट कर लिए हैं और सही से पढ़ लिए तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो बड़ा ही आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से मैं ये पीडीएफ तैयार किया हूं, तो आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। प्रयास करूंगा कि 2-3 क्लास में आपका जो पहला चैप्टर है वो समाप्त हो जाए। हाँ, यदि आपको व्हाट्सएप मतलब पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा 8709615509, है ना। तो मेरा नाम पिंकेश कुमार है। इस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। चलिए, तो इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है और रासायनिक समीकरण क्या है। तो पहला चैप्टर ही है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। पहले मैं आपको जो आप नोट कीजिएगा वो आपको मैं बता देता हूं कि क्या है, इसमें समझ लीजिए। देखिए, जब कोई पदार्थ अकेले खुद या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके, प्रतिक्रिया करके, अभिक्रिया करके भिन्न मीन्स अलग अलग गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, ठीक है, तब वो प्रक्रिया क्या कहलाएगा? रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक प्रक्रिया। बात समझ में आया नहीं आया? आप इसको सिंपल समझिए। कोई एक पदार्थ रिएक्शन किया, एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ से रिएक्शन किया, अभिक्रिया किया, तो नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण हुआ। नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण हुआ जिसका गुण ये दोनों पदार्थ से बिल्कुल भिन्न है। तब इसको हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। यहां तक आपको समझ में आया? आपसे सीधा पूछा गया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो आप फट से लिख लीजिएगा। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके, क्रिया करके अलग गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, तब उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में? आप देखिए यहाँ, तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उसे कहते हैं अभिकारक, रिएक्टेंट। और इस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ प्रतिफल कहलाता है, अर्थात प्रोडक्ट कहलाता है। आपको समझ में नहीं आया? बड़ा सिंपल है। मतलब यहां समझिए, ए ठीक है, ए प्लस बी, ये रिएक्शन किया तो सी प्लस डी बना। अब देखिए इस अभिक्रिया में कौन कौन भाग ले रहा है, तो ए और बी। आपका जवाब आएगा कि ए और बी भाग ले रहा है। तो ये जो ए और बी जो भाग ले रहा है, इसी को तो अभिकारक कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। और इसके रिएक्शन से ये पदार्थ बन रहा है, सी और डी बन रहा है। तो सी और डी जो बन रहा है इसी को तो प्रतिफल मिलेगा, प्रतिफल कहेंगे। बात समझा कि नहीं? कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप जो नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसी को तो प्रोडक्ट कहते हैं। ऐसे देखिए, प्रोडक्ट होता है जो बनाया जाता है, जो बनता है, जिसका निर्माण होता है, तो उसी को तो प्रोडक्ट कहते हैं। और जो भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं।
आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। अब यहां पे एक रिएक्शन है हाइड्रोजन और क्लोरीन, और बना क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड। यहां पे ये जो दो आया है दो, ये संतुलित किया गया है, ठीक है, जो आप आगे पढ़िएगा। तो हाइड्रोजन प्लस Cl2 क्लोरीन अभिक्रिया किया था, हाइड्रोजन क्लोराइड बना। और ये जो एरो का चिन्ह, एक पॉइंट और आप लिखना चाहिएगा, एरो का जो चिन्ह होता है वो हमेशा हमेशा किस तरफ रहेगा, तो प्रतिफल के तरफ रहेगा। किस तरफ रहेगा, प्रतिफल के तरफ रहेगा, ध्यान रखिएगा। एरो का चिन्ह हमेशा प्रतिफल के तरफ होगा। तो ये एरो का चिन्ह हुआ, तीर का निशान। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं रासायनिक अभिक्रिया की क्या विशेषताएं हैं, इसका क्या प्रॉपर्टी है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया का मुख्यतः विशेषता है, पहला है इस जब भी होगा तो इसमें गैस की उत्पत्ति होगा, गैस का उत्सर्जन होगा। अपक्षेप का बनना, अपक्षेप मतलब क्या होता है आपको समझ में आया। अपक्षेप मतलब होता है कुछ अलग पदार्थ का निर्माण हो, ठीक है, तो अपक्षेप पदार्थ। रंग में परिवर्तन होगा, ताप में परिवर्तन होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा। आपको पता होगा कि पदार्थ के 3 अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस। 9th में पढ़ा होगा 5 अवस्था, ठीक है। तो गैस की ये 5 पॉइंट याद रखिएगा। रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता 5 है। उसके क्या होगा, गैस की उत्पत्ति होगी, अपक्षेप का बनेगा, रंग का परिवर्तन होगा, ताप में परिवर्तन होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा। अब यहां कुछ देख लीजिए, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी है जिसमें कोई गैस का उत्पन्न होता है, ठीक है, गैस का उत्पन्न होगा। कुछ अपक्षेप एक ठोस पदार्थ है, यहाँ ठोक लिखा गया तो आप लोग ठोस कर लीजिएगा। ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप विलयन से पृथक हो जाता है, ठीक है। अब रंग में कुछ रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के रंग में भी परिवर्तन होता है, जैसे है लाल हो जाएगा नीला। कुछ रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा, अभिक्रिया उसका ताप में भी परिवर्तन होगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। कुछ रासायनिक अभिक्रिया में कैसा परिवर्तन होगा, उसके अवस्था में परिवर्तन होगा, मतलब ठोस से गैस में हो जाएगा, गैस से द्रव में हो जाएगा। ये आपको समझ में आया। अब देखिए रासायनिक समीकरण क्या है ये समझ लेते हैं। पहले आपको जो लिखा गया है उसको समझ लीजिए। रासायनिक समीकरण होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेत, ठीक है, पूछा गया है क्वेश्चन, और सूत्र की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाएगा। अब यहां आपको अभिक्रिया समझ गए, संकेत मतलब सिंबल की तरफ से सूत्र। तो यहां आया किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं उसको संकेत या सूत्र की सहायता से निरूपित करना, संक्षिप्त रूप में दर्शाना, इसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए यदि आप हाइड्रोजन लिखिएगा, क्लोरीन लिखिएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड तो बड़ा हो गया, तो इसको संक्षिप्त रूप में लिखना है। तो हाइड्रोजन को हम लिख दिए H2, क्लोरीन के लिख दिए Cl2 और हाइड्रोजन क्लोराइड के लिख दिए 2HCl। तो ये जो हुआ यही समीकरण हुआ, है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया को, जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है पदार्थ या तत्व, उसको संकेत या सूत्र के रूप में, सूत्र के रूप में दर्शाना, निरूपण करना, उसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण। यहां बात समझ में आ गया आप लोगों को। अब यहां समझिए रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। तो रासायनिक समीकरण लिखने का क्या नियम है, तब नियम आपको ध्यान रखना। देखिए रासायनिक समीकरण पहले आप जान लीजिए, जो आपको लिखा हुआ जो नोट रहेगा वो आप समझ आना चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखने के लिए निम्नलिखित नियम को
पालन करना पड़ता है। अब देखिए कौन कौन नियम का पालन करना पड़ता है। पहला, अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेत या अनुसूत्र के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। मतलब जैसे अभिकारक आया तो अभिकारक जो होगा बाईं ओर होगा, अभिकारक होगा बाईं ओर, ध्यान रखिएगा बाईं, और उत्पाद जो होगा, प्रतिफल जो होगा दाईं ओर होगा। ठीक है, तो ये उनको संकेत हो या अनुसूत्र हो उसको हम किस साइड रखेंगे, तो बाईं ओर रखेंगे। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा है कि अभिक्रिया के सूत्र के बीच धन चिन्ह का मतलब प्लस का चिन्ह लगा, जैसे यहाँ पे था ना H2Cl2, तो यहाँ पे तो कुछ बीच में तो लगाना चाहिए ना, तो बीच पे क्या होगा, धन का चिन्ह देंगे, है ना, क्या देंगे, धन का चिन्ह, प्लस का चिन्ह। उसके बाद इसके अभिक्रिया के दौरान जो बनेगा उसके बाद तीर का निशान देंगे। ये बात आपको दूसरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, अभिक्रियाओं के प्रतिफल को उनके संकेत या अनुसूत्र के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिखा गया। अब जैसे यहाँ आया प्रतिफल, तो प्रतिफल आप समझते हैं हमेशा दाईं ओर लिखा जाएगा, तो उसको क्या करेंगे, दाईं ओर लिखेंगे। क्लियर है ना। चलिए अब नेक्स्ट है, प्रतिफल को सूत्र के बीच चिन्ह धन का चिन्ह लगाएंगे। मतलब ये हुआ कि जो प्रतिफल, अब प्रतिफल एक ही नहीं होगा, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, तो 2 या 3 रहेगा तो उसको बीच में क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह देंगे। यहाँ भले प्रतिफल हो या अभिकारक हो, 2 या 2 से अधिक है तो उसके बीच धन का चिन्ह लगे, मतलब प्लस का चिन्ह लगाना होगा। क्लियर है। अब देखिए अभिकारकों को प्रतिफलों के बीच तीर का निशान लगाना। अभी देखिए यहाँ पे है ना, ए और बी, ये क्या हुआ, अभिकारक हुआ, सी और डी क्या हुआ, उत्पाद हुआ। ठीक है, और ये दोनों के बीच क्या है, तीर का निशान लगाना होगा। बात समझ में आ रहा है ना। समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए। चलिए अब यहाँ पे आइए, संतुलित रासायनिक समीकरण, इंग्लिश में बात करें तो वायलेंस केमिकल इक्वेशन, समीकरण को इंग्लिश में इक्वेशन कहते हैं। अब देखिए संतुलित समीकरण होता है क्या। सबसे पहले ये आपको जानना होगा कि संतुलित, आखिरकार संतुलित समीकरण होता है क्या। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, पहले आप समझ लीजिए इसको ना। संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या समान होती है। मतलब नहीं समझे आप, मतलब इस समझिए, इसमें जो अभिकारक का और यहाँ पे हो गया उत्पाद या प्रतिफल, अभिकारक में जो भी तत्व होंगे उनकी जो परमाणु संख्या होगा, इसका जो परमाणु संख्या होगा या परमाणु द्रव्यमान होगा, उतना ही उत्पाद का भी परमाणु संख्या होना चाहिए। यदि अभिकारक के परमाणु संख्या उत्पाद के परमाणु संख्या के बराबर है तब इसको हम क्या कह देंगे, ये संतुलित समीकरण है। बात समझ में आया। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहां समझिए असंतुलित रासायनिक समीकरण, बुक पढ़िएगा तो इसी को आया है। असंतुलित समीकरण को कहते हैं कंकाल समीकरण। क्या बोलते हैं, कंकाल, मतलब सही से नहीं। ठीक है। अनवायलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होता है, पहले इसको आप समझ लीजिए। असंतुलित रासायनिक समीकरण को वह है जिसमें समीकरण के दोनों और तत्वों के परमाणु संख्या समान नहीं होता था। संतुलित का उल्टा हो गया असंतुलित। क्लियर है ना। मतलब हुआ कि यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2, यहाँ हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन एक ही है, तो ये तो संतुलित नहीं ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, कंकाल रासायनिक समीकरण। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये कंकाल समीकरण हुआ, कंकाल समीकरण हुआ, है ना। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे आप तो संतुलित का उल्टा हो जाएगा संतुलित। समझ में आ रहा है। मतलब ये हुआ कि अभिकारक का जो परमाणु संख्या होगा उतना ही प्रतिकारक मतलब प्रतिफल या उत्पाद का परमाणु संख्या होना चाहिए, तब वो हो जाएगा संतुलित। यदि न है तो असंतुलित। संतुलित का उल्टा असंतुलित। अब यहां समझिए, सामान्यतः रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थ का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है।
इसको बोलते हैं द्रव्यमान, इसको बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। याद रखिएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम पूछा तो ये बोलिएगा रासायनिक अभिक्रिया में ना ही पदार्थ का निर्माण होता है ना ही उसका विनाश होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा द्रव्यमान या किसी भी तत्व का, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की एक सरल विधि है, वो अनुमान विधि है। कौन सा विधि है? अनुमान विधि। अनुमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हीट एंड ट्रायल विधि। इसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल। ठीक है, हीट एंड ट्रायल विधि। तो हीट एंड ट्रायल विधि से, अनुमान विधि से हम क्या करेंगे? रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सीखेंगे। ठीक है, तो आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि किसी भी असंतुलित समीकरण को किस विधि से संतुलित किया जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए हीट एंड ट्रायल विधि। इंग्लिशों में मिलेगा या हिंदी में मिलेगा अनुमान विधि। तो आप फट से ना अनुमान विधि टिक कर दीजिएगा। अब आइए अनुमान द्वारा संतुलन विधि। तो अनुमान से कैसे हम संतुलन करेंगे? इस विधि में से संबंध पदार्थ के संकेत सूत्र को ठीक पहले आवश्यक गुणांक का प्रयोग किया जाता है ना। उसके बाद तीर का निशान लगाया जाता है ना। ये आप बनाइएगा तो इसको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, परमाणु संख्या फिर समान करना होता है। तो ये जैसे आपको बात करें, ऊपर में एक था ना, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जल बना। चलिए ठीक है, यहाँ आप समझ लीजिए, हाइड्रोजन था H2, ऑक्सीजन था O2 और बना क्या? H2O। तो यहाँ संतुलित, हाइड्रोजन तो 2 हो गया, ऑक्सीजन तो 2 है, लेकिन हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन नहीं। तो यहाँ यदि 2 लगाते हैं, यहाँ पे 2 आप नहीं दे सकते। समझ लीजिए फिर से, यहाँ पे 2 लगा दिए तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। देखिए 2 H2 है, तो यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। तो 4 यहाँ, 2 यहाँ लगा देंगे, 4 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीजन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, और इस तरह से ये संतुलित हो गया। समझ में आया? समझ में आया होगा। चलिए, रासायनिक समीकरण को कैसे प्राप्त होने वाले, मतलब इससे प्राप्त होने वाले सूचना के बारे में हम लोग जान लेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं कि रासायनिक समीकरण जो है, रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी कैसे बनाया जाए। तो रासायनिक समीकरण को सीमाओं को दूर करने के लिए रासायनिक समीकरण अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया जाता है। अब देखिए रासायनिक समीकरण में जैसे भौतिक अवस्था हुआ, तो यहाँ एक चीज समझ लीजिएगा। पहले मैं आपको ऐसे पढ़ के बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको ऐसे समझा दूंगा। अभिकारक और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी उनके संकेत सूत्र के ठीक आगे या कोष्टक में ठोस के लिए S, द्रव के लिए L, गैस के लिए G, और कोई जलीय विलयन है तो उसको AQ से अंकित किया जाता है। यहाँ आपको समझ में आया होगा कि यदि ठोस है तो हम इसको S से सूचित करेंगे, मतलब सॉलिड। यदि कोई द्रव है तो इसको हम L से सूचित करेंगे, लिक्विड। यदि गैस है तो इसको हम G से सूचित करेंगे। यदि कोई जलीय विलयन है तो इसको हम क्या करेंगे? AQ से सूचित करेगा। यदि आपको समीकरण में S दिया है तो मतलब ठोस अवस्था में है, L दिया है तो लिक्विड अवस्था में है, G दिया है तो गैस अवस्था में, इसको हम कोष्टक में या उसके आगे पीछे हम कोष्टक में शो करते हैं। ठीक है, यहाँ आपको समझ में आया होगा। आगे आप देखिए उष्माक्षेपी या उष्माशोषी अभिक्रिया की जानकारी। उष्माक्षेपी मतलब होता है उष्मा का निकलना, उष्मा का उत्सर्जन होता। वही उष्माशोषी की बात करें तो इसमें उष्मा का ह्रास होता है। देखिए यहाँ पहले आप इसको समझिए, यहाँ आप लिखना चाहते हैं तो आप नोट करके लिख लीजिए उष्माक्षेपी मतलब होता है उष्मा का निकलना, उष्मा का उत्सर्जन होगा। आप नोट कर ले सकते हैं,
और नहीं भी कर सकते हैं। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित या अवशोषित उष्मा की जानकारी उष्मा के रासायनिक समीकरण द्वारा दी जाती है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए समीकरण, यहाँ आपको समीकरण कर लेना है। दाएं ओर या उष्मा तथा उष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए बाईं ओर उष्मा लिख दिया जाता है। तो यहाँ देखिए दाईं ओर लिखा गया, तो यहाँ उष्मा क्षेपी हुआ, यहाँ क्या हुआ, उष्मा क्षेपी हुआ। दाईं ओर लिखा रहेगा तो उष्मा क्षेपी, अब बाईं ओर लिखा रहेगा तो उष्मा शोषी। यहाँ देखिए कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना जिसमें उष्मा का उत्पत्ति हो रहा है, तो इसलिए ये उष्माक्षेपी। और दूसरी बात है दाईं ओर है इसलिए भी उष्माक्षेपी है। यहाँ N2O2 रिएक्शन किया तो बाईं ओर है तो उष्मा का यहाँ ह्रास हो रहा है इसलिए उष्मा शोषी हुआ। ये बात आपको समझ में आया। अब देखिए गैस का उत्सर्जन की जानकारी क्या है। पहले जैसे गैस का रिएक्शन करवाते हैं, अभिक्रिया होता है तो गैस का भी उत्पत्ति होता है। यदि अभिक्रिया के परिणाम फलस्वरूप कोई गैस निकलती है तो समीकरण के गैस के सूत्र के ठीक बाद एरो का चिन्ह दिया जाता है। जैसे देखिए जिंक है, हाइड्रोजन सल्फेट है तो जिंक सल्फेट बना, तो यहाँ पे एरो का चिन्ह दिया गया है। ये शो कर रहा है इसमें गैस की उत्पत्ति हो रही है। बात समझ में आया। अब देखिए अपक्षेप बनने की जानकारी। यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई प्रतिफल अपक्षेप के रूप में पृथक होता है, अलग होता है, उस प्रतिफल के संकेत को सूत्र के बाद उल्टा एरो का चिन्ह दिया जाता है। जैसे AgNO3 है, HCl रिएक्शन किया, तेजी यहाँ उल्टा है, मतलब यहाँ अपक्षेप पदार्थ का निर्माण हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ देखिए अभिक्रिया के शर्त की जानकारी कैसे। जैसे अभिक्रिया में शर्त क्या जानकारी, पहले इसको समझ। इसकी जानकारी के लिए समीकरण में प्रयुक्त तीर का निशान के ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख, दाब है, दाब सांद्रता है या उत्प्रेरक आदि शर्तों को निर्देशित किया जाता है। मतलब अभिकारक यदि कोई अभिक्रिया में जैसे हम दाब डाल रहे हैं तो दाब डाल देंगे तो दाब ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। या ताप दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं तो ठीक है हीट ऊपर लिख देंगे। उत्प्रेरक आ रहा है तो उत्प्रेरक है तो उसके बाद प्रति। मतलब ये हुआ कि अभिक्रिया को दोनों दाब या ताप सांद्रण उत्प्रेरक का तो एरो पर लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं। अब विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो क्या आप जानिएगा कि पहले संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। चलिए, विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं, तो अलग बहुत सारे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। जैसे हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया क्या है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या है, ठीक है। इसके बाद वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है, एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, ठीक है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उसके बाद अवकरण क्या है, इसके बाद आपको ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण या अवकरण अभिक्रिया क्या, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीकारक अवकारक क्या होता है। इसके अलावा भी आपको कुछ जानकारी एक्स्ट्रा मिलेगा। जैसे आपको उपचयन अपचयन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो अगली क्लास में मतलब सेकेंड पार्ट में आपका रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट करा देंगे। तो वीडियो बड़ा भी हो गया है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे तो आप अपने साथी को अपने दोस्त को शेयर कीजिए। आपके लिए एकदम 100% आपको रुपया देकर पढ़ने की जरूरत नहीं, आप फ्री में पढ़ सकते हैं। सिर्फ आपके पास मोबाइल रखना होगा, मोबाइल लीजिए और पढ़िए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू ऑल।